Today we are going to start the next chapter, 11 thermal properties of matter. So this is the last chapter of unit properties of bulk matter. इस यूनिट में हमने काफ़ी सिलेबस कवर कर लिया, 2 चैप्टर हमने कर लिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इलास्टिसिटी एक स्मॉल चैप्टर था जो हो गया। उसके बाद काफ़ी लंबा चैप्टर था जो कई क्लासेस में ख़त्म हुआ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। उसमें हमने प्रेशर के बारे में स्टडी किया, सरफेस टेंशन के बारे में, विस्कोसिटी के बारे में और लिक्विड फ्लो के बारे में। तो अब लास्ट चैप्टर जो इसका ये थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है। और यहाँ पर थर्मल, जैसे मैंने आपको बताया कि भी किसी तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल। तो ये थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का चैप्टर है जिसमें हम थर्मल स्टेट को, थर्मल कंडीशन, थर्मल जैसा कि नाम से क्लियर है, ये समथिंग रिलेटेड टू हीट से रिलेटेड है। जैसे आजकल विंटर सीजन चल रहा है तो हमें काफ़ी ठंड लगती है, तो टेम्परेचर बॉडी सराउंडिंग का टेम्परेचर कम रहता है, ठीक है, तो हीट फ्लो होता है। फाइन, हॉट वाटर इज मिक्सड विद कोल्ड वाटर, तो हीट ट्रांसफ़र होता है। तो ये थर्मल स्टेटस भी मटेरियल्स का होता है, ठीक है। अब मटेरियल कैसा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 तरह का, तो तीनों तरह का थर्मल स्टेटस यहाँ पर हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि थर्मल प्रॉपर्टी सॉलिड की है या लिक्विड की है या गैस की है। इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी द थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द 3 काइंड ऑफ मटेरियल, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये थर्मल होती क्या है। थर्मल का मतलब हीट होता है। हीट जैसा कि मान लो किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब उसके पास ज़्यादा हीट है, ठीक है। अब जैसे बाहर जाएंगे तो बाहर सन ब्राइट है, क्लियर वेदर कंडीशन है, तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। शाम होते होते टेम्परेचर कम होने लगेगा, तो जो हीट का कंटेंट है वो चेंज हो रहा है। सो हीट इन टर्म्स ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ये आप समझ सकते हो। अब ये जो करेक्टरिस्टिक है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, मतलब इट इज़ ए काइंड ऑफ एनर्जी। बेसिकली हीट इज़ ए काइंड ऑफ एनर्जी। अभी जो मॉडर्न कंसेप्ट है हीट का, वो एनर्जी की फॉर्म में हम उसको लेके चलते हैं कि ये एनर्जी है। और ये एनर्जी किस वजह से है, ये एनर्जी किसी भी मटेरियल के, किसी भी मैटर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की वजह से है। सो इट इज़ ए काइंड ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है। किसकी तरह, किस वजह से, इंटरनल एनर्जी। एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी तरह का मटेरियल है उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो काइनेटिक एनर्जी की वजह से कोलिजन्स होता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे मान लीजिएगा पानी को हीट सप्लाई कर देते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। तो पानी गर्म क्यों हो गया, क्योंकि जो वाटर पार्टिकल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स गेन थर्मल एनर्जी, okay, from the heat supplied to water, so they gain kinetic energy. Because of kinetic energy there is a collision between the water particles, so that collision causes heat, okay। जो सन के अंदर एनर्जी है या जो कोई भी स्टार का फॉर्मेशन होता है उसमें पार्टिकल्स, एटम्स कम क्लोजर because of gravitational interaction or any other kind of force, and due to the collision heat is produced. So सबसे पहले तो आप ये जान लो, it is a form of internal energy ड्यू टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस। अब जो ओल्ड कंसेप्ट है हीट का, वो ओल्ड कंसेप्ट हीट का कैलोरी की फॉर्म में होता था। मतलब हम कैलोरी से ये अंडरस्टैंड करते थे कि हमारे अंदर एनर्जी आ गई। जैसे आपको डॉक्टर बताते हैं या डाइटिशियन बताते हैं कि अपना कैलोरी इनटेक इस तरह से करो, ठीक है। तो कैलोरी का मतलब है कि भाई हम एनर्जी इनटेक, एनर्जी ले रहे हैं, तो वो एनर्जी भी हीट एनर्जी की फॉर्म में होती है। तो जो ओल्डर कंसेप्ट था हीट एनर्जी का, वो कैलोरी की फॉर्म में था। तो उसको कैसे डिफाइन करते थे कि भाई 1 कैलोरी का जो अमाउंट है हीट एनर्जी का, वो अमाउंट है जो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज कर देता है। मतलब मान लो 1 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपको उसको हीट देनी पड़ेगी। तो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस में भी जो रेंज है वो स्पेसिफाइड है 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो जो हीट चाहिएगा वो 1 कैलोरी चाहिएगा। तो पहले ज़माने में ब्रिटिश टाइम में हीट कैलोरी के रेफरेंस में यूज़ होता था,
कैलोरी का एक अलग कंसेप्ट था जो हीट को लेके यूज होता था, और जो दूसरे तरह की एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन, वो अलग अलग थे। अब जो मॉडर्न कंसेप्ट है एसआई सिस्टम में, उसके अकॉर्डिंग हीट, एनर्जी एंड वर्क डन आर सेम। तो ओल्ड का और न्यू का आपको रिलेशन पता होना चाहिए। जो नई यूनिट है एनर्जी की वो क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? Joule. Everybody knows Joule is the unit of heat energy. Joule is the unit of work done also, because work and energy are same. वर्क एनर्जी थ्योरम आपने स्टडी किया ही है वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में। तो कैलोरी और जो एनर्जी जो जूल है उसमें क्या रिलेशन होता है कि ये W इज द मैकेनिकल वर्क डन, Q इज द एक्चुअल में मैकेनिकल वर्क डन प्रोड्यूसेस हीट। जैसे हम हैंड्स रब करते हैं ना तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, ठीक है, हमने आग के ऊपर, फायर के ऊपर हाथ रख दिया तो भी गर्म हो गए, फाइन। या आइस इज अलाउड टू मेल्ट, ठीक है, पानी बन गया आइस का। और आइस इज हैमर्ड, हथौड़े से पीट के आपने उसका पानी बनाया। दोनों पानी को आपको दिखाएंगे, आप बता सकते हो कि किस पानी को तो किस आइस को हीट करके बनाया गया, किसको मैकेनिकल वर्क डन करके, नहीं बता सकते ना। तो हीट, एनर्जी एंड वर्क डन आर सेम। तो जब W वर्क डन होता है तो Q हीट प्रोड्यूस होता है, फाइन। सो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो J है। J इज कॉल्ड द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। J इज कॉल्ड द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मतलब ये क्या बताता है कि जो ओल्ड यूनिट है ना हीट की, कैलोरी, और जो न्यू यूनिट है हीट की, जूल, उसमें रिलेशन बताता है। इसकी वैल्यू से पता लग जाएगा रिलेशन। जे की जो वैल्यू होती है वो 4.18 जूल पर कैलोरी होती है, और 4.18 को हम 4.2 भी लिख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 4.2 जूल वर्क डन होगा, मैकेनिकल वर्क डन प्रोड्यूसेस हीट, और मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। ऐसा आपने देखा ही होगा कई जगह, मैंने भी आपको एग्जांपल बता दिया। अगर आप मैकेनिकल वर्क डन करोगे तो हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये रिजल्ट होता है हमारा, जो आपको पता होना चाहिए कि भाई 4.2 जूल का अगर मैकेनिकल वर्क डन होगा तो उससे 1 कैलोरी हीट प्रोड्यूस होगा। ये सिर्फ आपको इसलिए पता होना चाहिए कि कई बार न्यूमेरिकल्स में हीट एनर्जी कैलोरी में गिवन होती है और हमें सिंपलीफाई करनी होती है जूल में, तो हमें कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। बिकॉज जो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं वो एसआई सिस्टम में करते हैं। एसआई सिस्टम में हीट का, वर्क डन का, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, और अगर न्यूमेरिकल में कैलोरी में दे दिया तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करेंगे तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा ना। तो इसलिए ये हो गया। तो हीट तो बेसिकली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी, फाइन, एंड वर्क डन इज आल्सो रिलेटेड टू हीट। अब हीट का जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो एक फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर ये आपको आइडिया देगा कि किसी बॉडी के अंदर कितना ज़्यादा हीट है। मोर इज द टेम्परेचर, मोर विल बी द हीट। सो टेम्परेचर हीट के अलावा ये भी बताता है कि कोई बॉडी कितनी हॉट है या कोल्ड है। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये भी बताता है कि हीट किधर फ्लो होगा। मान लो दो बॉडी कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, एक कोल्ड वाटर में हॉट वाटर मिला दिया तो हीट कहाँ ट्रांसफर होगी? हॉट से कोल्ड की तरफ, के कोल्ड से हॉट की तरफ? हॉट से कोल्ड की तरफ। सो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। हीट का ट्रांसफर, ठीक है। दूसरा हीट ये भी ये टेम्परेचर ये भी बताता है कि एक सिस्टम, एक बॉडी दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। जैसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है कि नहीं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा होगा लामीज थ्योरम। अगर किसी बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो जाए, इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस पढ़ा है कि नहीं। क्या होता है इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस? मान लो ये कोई बॉडी है, इस पर एक फोर्स F1 इधर लग रही है, एक F2 इधर लग रही है और एक F3 इधर लग रही है। हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग? 3 फोर्सेज आर एक्टिंग एंड द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। व्हाट डज इट मीन? नेट फोर्स इज जीरो। सो व्हेन बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, सॉरी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तो कुछ रिलेशन होता है ना, ये एंगल अल्फा, ये बीटा, ये गामा, जिसको लामीज थ्योरम बोलते हैं। तो इसी तरह से थर्मल इक्विलिब्रियम भी होता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है किसी भी सिस्टम की जब हीट का ट्रांसफर नहीं होता,
जब सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो टेम्परेचर आपको ये भी बताता है कि भाई कोई सिस्टम या कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो थर्मल इक्विलिब्रियम है, और टेम्परेचर सेम नहीं है तो थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है। और अगर कांटेक्ट में है और इक्विलिब्रियम नहीं है तो हीट ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। जैसे लिक्विड फ्लो में क्या था, लिक्विड फ्लो तब तक होता रहता है जब तक कि प्रेशर डिफरेंस खत्म नहीं हो जाता, दोनों का प्रेशर सेम नहीं हो जाता। प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही लिक्विड फ्लो होता है कि नहीं, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होती है। अब टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे करें? टेम्परेचर को मेजर करने के कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उन इंस्ट्रूमेंट्स में डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, तो उसको बोलते हैं स्केल ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की? केल्विन इज द एसआई यूनिट। बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा कई प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हैं, जैसे सेल्सियस में भी यूज़ होता है। आप डॉक्टर के पास जाओगे वो फ़ारेनहाइट में आपको बॉडी का टेम्परेचर बताएगा, ठीक है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने कई सारे स्केल्स बताए। मैंने यहाँ पर 3 ड्रॉ किए हुए हैं। और इंस्ट्रूमेंट जो डिवाइस टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ होती है उसको बोलते हैं थर्मामीटर। तो थर्मामीटर एक ग्लास की ट्यूब होती है, ठीक है, थिक ट्यूब होती है जिसमें नीचे ग्लास का बल्ब लगा हुआ होता है और इसमें हाई डेंसिटी लिक्विड लाइक मरकरी भरा हुआ होता है। ऐसा मटेरियल, ऐसा लिक्विड यहाँ पर लेते हैं जो थर्मली मोर सेंसिटिव हो, मतलब थोड़ी सी हीट देने से उसमें एक्सपेंशन आए। और इस थिक ग्लास ट्यूब के अंदर एक थिन ट्यूब होती है जिसमें ये लिक्विड ऊपर राइज करता है। तो ऊपर राइज कितना करेगा उससे हमें बॉडी का टेम्परेचर पता लग जाएगा। तो जिस बॉडी का टेम्परेचर पता लगाना है उसको इस ग्लास बल्ब के कांटेक्ट में लाते हैं। जैसे मान लो मेरे को अपनी बॉडी का टेम्परेचर पता लगाना है तो मैं इसको ऐसे इस तरह से टच करूंगा बॉडी को, तो जो लिक्विड बल्ब के अंदर है वो एक्सपेंड होकर ऊपर जाएगा पतली ट्यूब में। तो ऊपर जाने से मेरे को यहाँ पर स्केल बना हुआ होता है। अब 3 तरह के स्केल यहाँ पर हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। कोई भी जो स्केल है वो एक पॉइंट से शुरू होता है, एक रीडिंग से शुरू होता है और एक रीडिंग दूसरी पर जाकर ख़त्म हो जाता है। जैसे आपका सेंटीमीटर स्केल है, 0 सेंटीमीटर से शुरू होगा और 15 सेंटीमीटर पे या 30 सेंटीमीटर पे या 100 पे ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ही थर्मामीटर में भी स्केल है, तो वो कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा ये डिपेंड करेगा कि वो स्केल कौन सा है। तो जैसे सेल्सियस, अब जो फर्स्ट रीडिंग है और जो लास्ट रीडिंग है ये हमारे किसी भी सब्सटेंस की इजीली अवेलेबल स्टेट्स हैं, इजीली अवेलेबल थर्मल स्टेट्स हैं, समझ रहे हैं। सबसे जो लोअर पॉइंट है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और दिस इज लोअर फिक्स्ड पॉइंट। मतलब जो सबसे कम टेम्परेचर है ना किसी भी स्केल का वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है। हम ये मान के चलते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस काफ़ी कम टेम्परेचर है और जितने भी टेम्परेचर हमें यूज़ करने हैं प्रैक्टिकली वो सारे इससे ऊपर ही रहेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है ये होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। इससे कम टेम्परेचर भी पॉसिबल है बट हमारा स्टडी के लिए काम इससे चल जाएगा। ऐसा टेम्परेचर हमें रेयरली देखने को मिलेगा जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस से भी नीचे हो, ठीक है। और जो अपर मोस्ट पॉइंट है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इन दोनों के बीच में हमारा टेम्परेचर का मेजरमेंट हो जाता है। तो जैसे सेल्सियस स्केल ही आप लेके चलें तो जो सेल्सियस नाम के एक साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको बनाया, 0 से स्टार्ट किया और 100 पे ख़त्म किया। 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से 100 तक वो लेके गए। तो जो सेल्सियस स्केल में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। फाइन। उसके बाद जो दूसरा स्केल है वो फ़ारेनहाइट स्केल है। फ़ारेनहाइट स्केल जो डॉक्टर थर्मामीटर होता है वो बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में बताता है। जैसे मान लो आपका नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है, आपको फीवर है तो कहेगा फीवर है, खतरा मंडरा रहा है। कितना फीवर है डॉक्टर साहब? 102। तो वो 102 यूनिट नहीं बता रहा, वो 102 का मतलब 102 फ़ारेनहाइट। तो जो डॉक्टर थर्मामीटर में स्केल यूज़ होता है वो फ़ारेनहाइट। अभी आपको रियलाइज़ भी होगा जब हम कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फ़ारेनहाइट स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट
एंड एंड्स एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें सेल्सियस में 100 डिवीजन थे, इसमें कितने डिवीजन हो गए? 200 माइनस 32 180 डिवीजन, मतलब सेम लेंथ में नंबर ऑफ डिवीजन चेंज कर लिए गए। ठीक है। थर्ड स्केल है केल्विन स्केल, जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। ये डिग्री सेल्सियस है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये डिग्री केल्विन नहीं है। केल्विन को कभी डिग्री में नहीं लिखते, सिंपल केल्विन लिखते हैं। तो केल्विन स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम 273.15 केल्विन एंड एंड्स एट 373.15 केल्विन। मतलब केल्विन स्केल में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273। ये मॉडर्न है, ये बहुत दूरदर्शी थे, इनको पता था कि आगे क्या क्या हो सकता है। समझ रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस से नीचे के टेम्परेचर नहीं होते, बहुत नीचे टेम्परेचर भी चला जाता है। ठीक है, काफ़ी नीचे भी जा सकता है, -100 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस। तो इन्होंने देखो स्टार्ट इसको 273 से किया, समझ रहे हैं? 273 से स्टार्ट करके, तो जितने भी पॉसिबल टेम्परेचर्स थे ऑल दोज आर कवर्ड इन सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल। अगर 0 केल्विन की मैं बात करूंगा तो 0 केल्विन कितना होगा? -273। कितना कम हो गया? अभी तक केवल -125 तक का ही मटेरियल का टेम्परेचर अटेन किया गया है लो टेम्परेचर फिजिक्स में। एक फिजिक्स होती है जिसको हम लो टेम्परेचर फिजिक्स कहते हैं, वहाँ पर कम टेम्परेचर ही स्टडी होता है। ठीक है, तो जो मटेरियल है सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर का वो -125 डिग्री सेल्सियस का। और अभी कितनी पॉसिबिलिटी बच रही है? 0 केल्विन मतलब -273 एंड एंड्स एट 370। सो यहाँ कितने डिवीजन हो गए केल्विन स्केल में? इसमें भी 100 डिवीजन हो गए और इसमें भी 100 डिवीजन हो गए, सेल्सियस में भी। तो एक डिवीजन की जो वैल्यू है वो सेल्सियस की और केल्विन की बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको कई जगह ऐसा देखने को मिलेगा कि न्यूमेरिकल में टेम्परेचर को सेल्सियस में ही ले लेते हैं, तो वहाँ पर जो यूनिट्स होती हैं वो पर डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? पर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू पर केल्विन। मतलब एक डिवीजन का वैल्यू तो दोनों में सेम है। तो कई जगह जो फिजिकल क्वांटिटी में सेल्सियस की जगह केल्विन और केल्विन की जगह सेल्सियस यूज़ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन टेम्परेचर से बिल्कुल डिफरेंट है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। मतलब सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन एक ही बात है, वो आगे भी मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरह से 3 स्केल। यस, एग्जैक्टली, टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा, पर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन सेम होगा, पर टेम्परेचर सेम नहीं होगा। जैसे आप इस टाइम रूम टेम्परेचर मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में वो कुछ और होगा, ऐड करना पड़ेगा उसको, क्योंकि 0 पर पहुंचने के लिए 273 ऐड कर रहे हैं, तभी ना 273 आ रहा है वहाँ पे। तो 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 और ऐड करना पड़ेगा। तो 3 स्केल यहाँ पर बन गए। कुछ बुक्स में 4 स्केल दिए हुए हैं, र्यूमर स्केल भी दिया हुआ है 0 से 80 तक का। ठीक है, तो कितने भी स्केल बनाए जा सकते हैं। आप अपना भी स्केल बना सकते हो। क्या नाम है आपका? गर्वित स्केल हो जाएगा। ठीक है, तो सबने अपने अपने नाम से स्केल बना दिए, तो आप देखें पॉसिबिलिटी कहाँ से स्टार्ट होने की बनती है, कहाँ पे एंड होने की बनती है। बट ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भाई कन्वर्ट करो। आपको एक टेम्परेचर दे दिया, सपोज सेल्सियस में, आपसे कहा कि इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तो एक सिंपल सा रिलेशन यहाँ पर हम लिख देंगे, उस इक्वेशन को यूज़ करके आप कन्वर्जन कर सकते हैं एक स्केल ऑफ टेम्परेचर का दूसरे स्केल ऑफ टेम्परेचर में। तो आप देखो जरा, C, F और K। ठीक है, अब जैसे मान लो C, F और K, C तो ऑलरेडी 0 से स्टार्ट है, F कितने से स्टार्ट है? अब F को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? -32 कम करना पड़ेगा ना। तो अगर मान लो मैं इसमें से -32 कर दूँ तो ये इसके बराबर ही आ जाएगा, इसका भी 0 बन जाएगा। और केल्विन को 0 करने के लिए कितना करना पड़ेगा? -27। ये -273.15 तो एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन 273 से ही काम चलाते हैं हम। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू काफ़ी बढ़िया से चलती है। फाइन, इसमें कितने डिवीजन है? 100। ठीक है, उसमें कितने? 180। तो 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिवाइडेड बाई 100। C -0 यहाँ पर कर सकते हैं,
और इसमें 1 डिवीजन की वैल्यू 180 से डिवाइड करके, और इसमें 1 डिवीजन की वैल्यू 100 से। अब ये तीनों हो गए इक्वल, मतलब तीनों को 0 पे ले आए और उनके 1 डिवीजन की वैल्यू तीनों की हमने बराबर कर दी। तो ये एक रिलेशन अपना बन गया। जैसे मान लो मेरे को सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। आपसे कहा जाए 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो सेल्सियस की जो वैल्यू है वो सी की जगह लिख देंगे, ठीक है। इन दोनों को यूज़ करके एफ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक और सिंपल फॉर्म हो सकती है यहाँ से, अगर जो सेल्सियस फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन जनरली पूछा जाता है, ये दोनों इक्वेशन को अगर 20 से डिवाइड वो कर दें मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा c/5 = f-32/9, ठीक है। सॉल्व करके ये तो पता लग गया कैसे आया। तो ये कितना हो गया, c = 5/9 × f-32, ठीक है। किसी का अगर मैथ्स अच्छा है तो करना जरा, 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, आना चाहिए ना, आना क्या चाहिए, आएगा ही, क्योंकि वो होता ही है बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट। कैलकुलेशन जिसकी अच्छी है, इसीलिए मैंने उसी से कहा भी ये करने के लिए। अच्छा, केल्विन का सिंपल है, तो c = K-273, ये डायरेक्ट जल्दी से करने का मेथड है। इसको और लास्ट वाले को लेंगे, फर्स्ट और लास्ट को, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर केल्विन को सेल्सियस में करना है तो यहाँ पर केल्विन पुट करेंगे और सेल्सियस में आ जाएगा, ठीक है। सेल्सियस को केल्विन में करना है तो यहाँ पर सेल्सियस लिख के इसमें सिंपल 270, मतलब इफ टेम्परेचर इज गिवन इन सेल्सियस यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, तो 273 ऐड कर दो। जैसे रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में कितना हो जाएगा, ये 27 + 273 बोले तो 300 केल्विन, तो ये डायरेक्ट हो गया। और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का भी हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन 1-2 मार्क में पूछ लेते हैं, इस टेम्परेचर स्केल का और कन्वर्जन का, ठीक है। तो अभी हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन का वो करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, ठीक है। तो आप करें उसको अटेंड।